हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों के समक्ष फिर से हाजिर हो चुका हूं। मैं आप लोगों को फिजिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। कल मैंने 30 क्वेश्चन कराया था, आज भी मैं 30 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। आप लोगों को ऐसे अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, मैं आप लोगों के बीच पहला क्वेश्चन जो लेकर आया हूँ वो है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ जो नियम है, बाएं हस्त नियम, वाम हस्त नियम इसी को कहते हैं, जो बाएं हाथ से जो नियम बनाए थे उसमें तर्जनी संकेत करती है। तो याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। किसको? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। सेकेंड क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने की थी। याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने की थी। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? अगर बात करें बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो देखिए, बैटरी से जो होती है धारा प्राप्त, वो होती है दिष्ट धारा। कैसी धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा। बैटरी से कैसी धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा प्राप्त होती है, दिष्ट धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? जनित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ता है, घटता है या परिवर्तित रहता है या निरंतर परिवर्तित होता है? तो याद रखिए, लघु पतन के टाइम विद्युत धारा का जो मान होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? जो डायनमो होती है उससे किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, डायनमो से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा, डायनमो से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनमो से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? कौन सी गैस भरी होती है? कौन सी गैस भरी होती है? तो याद रखिए, विद्युत बल्ब के भीतर अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस या आदर्श गैस, उसी को कहते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस या आदर्श गैस। वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके ऑप्शन में निष्क्रिय गैस है कि आदर्श गैस है कि अक्रिय गैस है। लेकिन इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग है निष्क्रिय गैस। कौन सी गैस भरी जाती है? निष्क्रिय गैस भरी जाती है। यानी विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी जाती है? निष्क्रिय गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके समक्ष, डायनमो का सिद्धांत आधारित है। देखिए, डायनमो जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो डायनमो जो है माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करती है। डायनमो माइकल फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज की थी उसी सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनमो जो है ये आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करती है। किस पे कार्य करती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करती है। डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है?
तो देखिए चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो चलिए मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त नियम से आपको विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में जो उदासीन तार होता है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। देखिए घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग काला होता है, जिसे हम लोग भूमिगत तार भी कहते हैं। याद रखिए भूमिगत तार भी कभी कभी एग्जामिनर पूछ देता है, तो भूमिगत तार का भी रंग कैसा होता है, काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। देखिए प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है, ये हर्ट्ज में है। अगर आपसे पूछ दे तो आपको वोल्ट में पूछे तो 220 वोल्ट होता है। या तो 50 हर्ट्ज होता है या तो 220 वोल्ट होती है, जो हमें ट्रांसफार्मर से प्राप्त होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में जो धनात्मक तार होता है या जिसको हम लोग विद्युतमय तार कहते हैं, उसका रंग होता है। तो देखिए जो धनात्मक तार होता है उसका रंग होता है लाल। कैसा रंग होता है, लाल रंग होता है। धनात्मक तार का रंग कैसा होता है, लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण और दिशा दोनों होती है। परिमाण और दिशा दोनों होती है। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण और दिशा दोनों होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। तो देखिए ऊर्जा का पृथ्वी पर देखा जाए तो ऊर्जा का सबसे प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत जो है वो क्या है, सूर्य है। ऊर्जा का प्रत्यक्ष और सबसे विशाल स्रोत क्या है, वो सूर्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जीवाश्म ईंधन है। और आप सभी जानते हैं जीवाश्म ईंधन, ये जीवाश्म ईंधन क्या होती है, जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन जो हमें भूगर्भ से हमें प्राप्त होती है, यानी खनिज के रूप में जो हमें प्राप्त होती है, उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ये क्या होती है, कौन सी संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है, जिसको हम लोग समाप्य संसाधन भी कहते हैं। जीवाश्म ईंधन को हम लोग समाप्य संसाधन भी कहते हैं। और ये जो होती है ये भूमि के अंदर से खनकर निकाला जाता है, जिसे हम खनिज भी कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन की बात किया जाए तो नवीकरणीय संसाधन में आपको आ जाएंगे नवीकरणीय संसाधन में है नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन आपको हो जाएंगे संसाधन, ये आपको हो जाएंगे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या जल ऊर्जा। ये क्या है, तो ये आपको आ जाएंगे नवीकरणीय संसाधन में, क्योंकि ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है। जब तक पृथ्वी है तब तक ये संसाधन के रूप में कार्य करती रहेगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो देखिए टिहरी बांध जो है ये गंगा नदी पर बना हुआ है। टिहरी बांध बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। टिहरी बांध किस नदी पर
बना हुआ है। तो याद रखिए टिहरी बांध जो है ये आपको गंगा नदी पे है। कौन सी नदी पे है? गंगा नदी पे है। टिहरी बांध कौन सी नदी पे है? गंगा नदी पे है। अगली क्वेश्चन, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। देखिए जैव गैस की बात हम करें तो इसको हम बायोगैस भी कहते हैं। बायोगैस भी कहते हैं, जैव गैस को हम लोग बायोगैस भी कहते हैं। और इनमें मीथेन की जो मात्रा होती है, मीथेन की मात्रा जो होती है वो होती है 75%। यानी मीथेन की मात्रा कितनी होती है? 75% होती है। बायोगैस में मीथेन की मात्रा कितनी होती है? 75% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? यानी भारत जो है पवन ऊर्जा उत्पादन करती है। तो देखिए नंबर 1 पे तो चीन है, नंबर 1 पे चीन है और चौथे नंबर पे हमारा भारत है। चौथे नंबर पे भारत है पवन ऊर्जा के उत्पादन में। चौथे नंबर पे भारत है, 1 नंबर पे चीन है। चौथे नंबर पे भारत है और 1 नंबर पे चीन है। टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? तो देखिए टरबाइन क्या पंखा की तरह होती है जिसको नचाने के लिए पवन ऊर्जा जो पैदा की जाती है उसमें हवा की जो गति होती है, हवा की गति वो लगभग हमें जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ज्यादा होना चाहिए। यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा होना चाहिए हवा की गति। हवा की गति कितनी होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? तो ये नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी पे है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। प्राचीन काल में उष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। तो देखिए प्राचीन काल यानी पुराने समय में जो हमारे जो लोग थे, पुराने समय के जो लोग थे वो लोग ऊर्जा के रूप में किसका उपयोग सबसे ज्यादा करते थे? तो याद रखिएगा लकड़ी का। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, लकड़ी का उपयोग करते थे। प्राचीन काल में जो मानव थे वो ऊर्जा के रूप में किसका ज्यादा उपयोग करते थे? लकड़ी का उपयोग करते थे। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए सौर सेल बनाने के लिए हम लोग सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। सिलिकॉन का सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। ये अर्धचालक होता है, सिलिकॉन अर्धचालक होता है। इसमें थोड़ा सा और तत्व मिला करके तब इसको पूर्ण रूप से चालक बना करके और इसका उपयोग सौर सेल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करती है? तो देखिए टरबाइन जो होती है वो ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर जो विद्युत संयंत्र है वो किस राज्य में स्थित है? तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। तारापुर विद्युत संयंत्र जो है वो आपको महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तारापुर विद्युत संयंत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। ये आपके ज्योग्राफी से भी रिलेटेड ये चैप्टर है। हालांकि मैं ये फिजिक्स में भी है और आपको ज्योग्राफी में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कलपकन नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में है। कलपकन किस में राज्य में है? तमिलनाडु में है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तमिलनाडु में है। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है जिसमें आपको जैव मात्रा है, कोयला है, नवीकरणीय स्रोत पूछ दिया है,
जैव मात्रा है, कोयला है, पेट्रोलियम है, और इनमें से सभी है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी, क्योंकि हम जानते हैं नवीकरणीय स्रोत जो होता है ये समाप्य संसाधन है, और ये सभी के सभी क्या है, जैव मात्रा, कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी जो है आपको समाप्य संसाधन के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अब ये पूछा है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, इसमें आपके ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, उसके बाद प्राकृतिक गैस, उसका बाद है बायोगैस। तो हम सब जानते हैं कि बायोगैस इसका आंसर होगा, क्योंकि बायोगैस को हम लोग इसको नवीकरणीय नहीं, इसको अनवीकरणीय संसाधन में रखते हैं, क्योंकि ये हमारे घर पे और ये गोबर और कचरे से बनाई जाती है, और गोबर और कचरे कभी समापन नहीं होने वाले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बायोगैस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीव जंतुओं के लिए, पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है उनके लिए ऊर्जा का सबसे अंतिम स्रोत कौन है, तो वो है सूर्य। कौन है, सूर्य। सूर्य जो है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, और हमारे पृथ्वी का सबसे बड़ा स्रोत अगर देखा जाए तो ये आपको सूर्य है। चलिए, ये 30 क्वेश्चन आपको हमने फिजिक्स का करवाया है। आगे के क्वेश्चन के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको यहाँ से सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बहुत जल्द कराने वाला हूं। यहां से आपको 10th, 12th, आर्ट्स एंड साइंस, इन तीनों क्लास का आपको ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सारे कुछ यहां VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।